हेलो साथियों, आज हम जानेंगे संख्या के चैप्टर से कि पूर्णांक क्या होते हैं। हम इस बात पे चर्चा करेंगे। ये वो टॉपिक है, ये पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जिन टॉपिकों को बच्चे आखिरकार भूल ही जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इनमें। भूलते भी नहीं है तो कन्फ्यूज इतने हो जाते हैं, पता नहीं लगा पाते कि परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कोप्राइम संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, और अन्य अतिरिक्त जो भी फैक्ट होंगे नंबर से रिलेटेड, वो हम सारे इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो केवल एक ही बार देखनी है और आप जीवन भर ना तो कन्फ्यूज होगे कभी और ना ही भूलोगे। अगर आप बिल्कुल नहीं आता है तो आप ये भी जान पाओगे, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक टॉपिक यानी कि आप एक नंबर कंप्लीट कर चुके होगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएस, सीपीओ, सीजीएल के लिए, या रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आरपीएफ, एनटीपीसी टेक्निकल के लिए, या बैंक की आप तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस, आरआरबी, पुलिस, यूपीपी, एसआई हो या कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, या अगर किसी भी स्टेट पुलिस के एग्जाम में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन जाता है और जहाँ भी गणित पूछा जाता है वहाँ एकदम उपयोगी होगा। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, एक छोटा सेशन होगा और इस वीडियो में हम इन सब टॉपिकों को जान लेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। पहले हम दो चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। कोई भी चीज़ दो प्रकार की ही हो सकती है। आप कोई भी चीज़ या तो आप कल्पना ही करोगे किसी चीज़ की, या वो वास्तव में होगी। ठीक है, तो संख्या कितने प्रकार की? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ये दो प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वास्तविक संख्या कौन सी है। वास्तविक संख्या जो आप बोलते हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, या फिर ये माइनस की हो जाए, -1, -2, -3 या -4, ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब ये 1 और 2 के बीच में भी कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1.5 होता है, उससे भी कम होता है, उससे भी कम होता है। तो ये 1.5 भी है, तो ये भी क्या होगी? वास्तविक संख्या ही होगी। अब ये -1 और -2 के बीच में जैसे कि 1.25 होता है माइनस का, तो ये भी क्या चीज़ होगी? ये भी एक वास्तविक संख्या ही होगी। ठीक है, तो आपने एक नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन आप बचपन से ही करते रहते हो कि यहाँ बीच में कोई लाइन खींचते हैं, यहाँ 0 है, इधर की जितनी भी संख्या है प्लस इन्फिनाइट तक होती हैं, और इधर की जितनी भी संख्या है माइनस इन्फिनाइट तक होती हैं। तो ये जो नंबर लाइन होती है, इस पर आने वाली सभी संख्याएं, इस नंबर लाइन पर आने वाली सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। ठीक है साथियों, काल्पनिक संख्या वो होती है किसी भी नकारात्मक संख्या का अगर वर्गमूल हो, वर्ग में हो। ठीक है, जैसे कि ये है -33 का, ये क्या है? वर्गमूल है। तो किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का, नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी, जैसे कि -33 हुआ, अंडर रूट में -43 हुआ। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो वो कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। बस इतना याद रखना। ठीक है साथियों, एक चीज और याद रख लेना, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है, बचपन में कक्षा 9 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, कि -1 अंडर रूट के अंदर क्या होता है? आइटा होता है। ठीक है, अब ये ऐसी अगर आप अंडर रूट 33 को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? किसी भी संख्या के गुणन में एक होता ही होता है, आपको जानकारी होगी। तो इस माइनस को 1 × 33 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो ऐसे ही अगर अब इसके हम लिखेंगे तो -1 को, ये अंडर रूट का है -1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आइटा लिख सकते हैं। और ये अंडर रूट 33 प्लस का बचा, तो इसे अंडर रूट 33 आइटा इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी साथियों आपको? अब साथियों हम बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं की। सम्मिश्र संख्या वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर बनी होती हैं। ऐसी संख्या देखिए, ऐसी संख्या आपने देखी होंगी जब आप कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे, जैसे कि होती है 7 + 4i। ये क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि ये जो है क्या है? वास्तविक संख्या है। और ये 4i कैसी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। तो ये कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, सम्मिश्र संख्या
कौन सी संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है और जो काल्पनिक संख्या होती है, उन दोनों से मिलकर जो संख्या बनी होती है उसी संख्या को हम कैसी संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या दो होती है। वास्तविक संख्या में अभी मैंने आपको क्या क्या बताया था, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक, ये क्या है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर जो प्लस इन्फिनाइट तक और इधर माइनस इन्फिनाइट तक होती है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इस तरीके से होती हैं। तो साथियों अभी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनके बीच में भी संख्या कैसी होती हैं, दशमलव वाली, जैसे कि 1.2 2.3, इस प्रकार और अन्य संख्याएं होती हैं। तो ये जो नंबर लाइन कैसी संख्याओं से बने होती है, एक तो जो सिंपल सीधे होते हैं यानी कि 1 2 3, और जो दशमलव वाले होते हैं, ठीक है। तो इन दो से ही बन के होती है। प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, प्लस माइनस वाले ही, दोनों ही प्लस माइनस वाले वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है। तो ये डाउट दिमाग से निकाल देना। जो अगर +10 परिमेय संख्या है एग्जाम्पल के तौर पे, तो -10 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर +10 वास्तविक संख्या है तो -10 भी वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, ठीक है साथियों। केवल क्या देखना है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक तो ये जो 1 2 3 ये संख्या होती हैं, और दूसरा 1.2 1.3 या 2.1 दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। तो ये दो ही भागों में तो बटा हुआ है, ठीक है साथियों। तो ये जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक वे होते हैं जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे कि ये 3 पूर्ण अंक है, 2 1 1 2 3, चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों, जो दशमलव में ना हो वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको, जैसे कि 1 2 3 या -1 2 3 इन्फिनाइट तक, इस प्रकार के ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। अब ये कैसे पता करोगे कि पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब देखो भाषा ही कह रही है पूर्ण अंक, ये पूर्ण अंक है ना, है, ठीक है। अब बात करते हैं दशमलव की। दशमलव कैसे, दशमलव मैंने बताया जैसे कि 1.2 -1.2, ये माइनस में से ले लिखता हूँ ताकि आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर रखें। प्लस माइनस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल आप इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है साथियों। अब दशमलव ये होती हैं, ठीक है। आपको पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर तभी पता कर पाओगे जब आप दशमलव को समझ पाओगे, ठीक है। तो इसको समझो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मैं बड़े आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा दें वीडियो की, ठीक है। तो देखो शांत की बात करें, शांत दशमलव कौन से होते हैं, तो शांत दशमलव वे होते हैं जिसके 5 7 3 यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है। जैसे कि 2.51 ख़त्म हो गया यहाँ पे आके, 3.78 ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, ठीक है साथियों। अब जैसे कि अशांत दशमलव की बात करें, अशांत दशमलव जो कभी ख़त्म ही ना हो, अनंत तक, आप आज उन्हें हल करने को बैठो आपकी उम्र बीत जाएगी पर वो हल नहीं होंगे, ठीक है साथियों। तो अब हम जान लेते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वे जो हल ना हो, जैसे कि 3.3333333 इनफिनाइट तक 3 ही आता रहेगा। जैसे कि अगला है 1.418418 तो ये रिपीट होके 418 अनंत तक आता रहेगा, इसका कोई और छोर नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये है 2.887543287112 फलाना ढिकाना सब कुछ इसमें आता जाएगा। तो ये भी अनंत तक जाएगा, अनंत तक। आपने एक चीज़ नोट करी यहाँ पे, मैंने 2 प्रकार के बताए, देखो 8 8 7 5 4 3 2 8 7 1 2, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। लेकिन हर बार आप देख रहे होगे तो अंक बदल रहे हैं, अंक बदल रहे हैं ना। और लेकिन ऊपर वाले इन दो को आप देखोगे तो 3 3 3 सेम अंक आ रहे हैं, सेम अंक आ रहे हैं। नीचे वाले को आप देखोगे तो 418 418 418, आगे भी 418। तो ये क्या आ रहा है, एक सेम पैटर्न आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ एक संख्या यानी कि 3 अंकों का एक पैटर्न बना हुआ है, फिर उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो इन वाले इनको क्या कहते हैं हम, रिपीटेड अशांत डेसिमल, ठीक है, पुनरावर्ती
अशांत दशमलव। जब तक हम इसे नहीं जानेंगे ना दशमलव को, तब तक हम परिमेय नहीं जान पाएंगे। पुनरावर्ती अशांत दशमलव हैं ये, और ये कौन से हैं? अपुनरावर्ती, जिनकी पुनरावर्ती ना हो रही हो, नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटेड है, ये नॉन रिपीटिंग। तो आप अगर इन्हें हल कर पाओगे तो आप इनको हल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप जैसे कि 3.33 है, एक छोटा सा टॉपिक और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है, पर एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से धरा मिल जाएगा। ये इस टॉपिक से हटके है, हम इसे आगे भी चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, पर लेकिन मैं यहाँ पे इसे ध्यान से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि 3.3333 है, तो यहाँ देखो किस चीज़ का रिपीट हो रहा है, किस चीज़ का रिपीट हो रहा है? 3 का। एक संख्या है ना 3 का ही तो रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर ऐसे एक डंडा खींच देते हैं जब हम इसे हल करने के लिए बैठते हैं। तो ये क्या हो गया? इसे बोलते हैं हम बार। ठीक है, जब हम इस डंडे को हटाते हैं तो हम कैसे हटाते हैं जानते हो? ये 3 है, इस 3 के नीचे केवल अगर एक संख्या के ऊपर ये बार है तो 1 नो लगा देते हैं। अब जैसे दूसरी संख्या देखो, ये 1.418 है, ऐसे रिपीट हो रहा है 418 418 418, तो हम इन तीनों की जगह एक बार खींच देंगे। इसका मतलब ये है कि 418 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है साथियों, तो ये जो 418 आ रहा है, इस 418 को हम सोल्व करने के लिए ये कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 3 ही 9 नीचे लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये भी एक भिन्न बन गई, ये भी एक भिन्न बन गई। लेकिन अगर आप इसको भिन्न बनाना चाहो तो ये भिन्न नहीं बन सकती। ठीक है, यानी कि इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों बताई। ठीक है साथियों, अब हम जान लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। ठीक है साथियों, परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। शर्त लेकिन 2 है यहाँ पे, Q बराबर 0 होनी चाहिए, कभी नहीं, मतलब Q बराबर 0 कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक मिनट इसकी कर लेना। हेलो साथियों, अब हम जान लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q के फॉर्म में। शर्त लेकिन ये है कि Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, और ना ही P और Q पूर्णांक से अलग होने चाहिए। यानी कि P और Q क्या हो, कैसे होनी संख्या चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और Q कैसी संख्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि P और Q पूर्णांक है, तो 0 भी पूर्णांक है, तो फिर Q भी ये 0 हो जानी चाहिए। पर लेकिन शर्त पहली यही है कि Q 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो परिमेय संख्या मैं बता चुका हूँ, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाए वो परिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या वे होगी जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो हम परिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। परिमेय संख्या में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक, इधर नजर डालो, ये पूर्णांक है। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच, यानी कि 1 2 3 -1 +2, ये सब पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या होती है? तो ध्यान लेते हैं, जैसे कि -1 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है। ठीक है, और गुणा में भी 1 होता है। और यहाँ देखो Q बराबर 0 भी नहीं है, Q बराबर 1 है, तो ये -1 +1 ये सब क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। इन्फिनाइट तक माइनस के और प्लस के इधर इन्फिनाइट तक, ये सब क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। जितने भी पूर्णांक है ये सब परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं? जितने भी पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पूर्णांक होते हैं।
ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं कि क्या, अब दूसरा चैप्टर है दशमलव का। अब दशमलव क्या, दशमलव दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट मैंने बताया 7.1.27, 1.87। तो क्या ये पूर्णांक है? देखो, अगर आप 0.87 को लिखना चाहो तो आप कैसे लिखते हो? पॉइंट हटा देते हो, नीचे 2 जीरो टेप देते हो, ऐसे ही तो करते हो इसे हल। तो क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? लिखा गया है ना। तो इसी प्रकार जितने भी शांत दशमलव होंगे वो कैसे क्या कहलाए जाएंगे? वो परिमेय संख्या भी होंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं शांत दशमलव की। दशमलव भी दो है ना, क्योंकि एक तो शांत है एक अशांत है। तो एक तो जो रिपीटेड है, ये वाले रिपीटेड है। तो रिपीटेड की बात करें, जो रिपीटेड दशमलव है, रिपीटेड जैसे कि ये है 333। मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 3 के ऊपर बार लग जाता है, जो रिपीटिंग हो रहा हो उसी के ऊपर बार लग जाता है, भले ही वो 3 अंकों की संख्या का पैटर्न हो या एक अंक की संख्या हो, उतने ही संख्याओं पे बार लग जाता है जितने रिपीट हो रही हो। तो जब हम इस बार को हटाते हैं, तो ये बार हमने हटा दिया, इसके नीचे 9 आ जाता है। ठीक है साथियों। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? लिखा गया, आप बोलोगे। तो ये जो पुनरावर्ती अशांत दशमलव होते हैं, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं? एक परिमेय संख्या ही होते हैं, परिमेय संख्या ही होते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? परिमेय संख्या क्या क्या होती है, उसमें पूछ सकता है क्वेश्चन में, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, परिमेय संख्या कौन सी है। तो आप इतना पता कर लोगे कि रिपीटिंग संख्या, पूर्णांक और जितने भी शांत दशमलव होते हैं ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, वो सॉरी परिमेय होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं परिमेय कौन सी होती है। देखो, ये पुनरावर्ती है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, अनंत तक ऐसे ही चलते जा रहे हैं। देखो 2.887543 अब ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो क्या आप इसे फॉर्म में लिख सकते हो बटे क्यों की? आप इसे बटे क्यों की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे आप कहाँ पर बार लगाओगे? कहीं बार ही नहीं लगा पाओगे। तो मेरी बात ये समझ गई। तो यह परिमेय संख्या कौन सी होती है? अगर हम बात करें यह परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। यहां तक बात आ गई। नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है। अब कुछ आते हैं एक और, जैसे कि आपने देखा होगा पाई की वैल्यू, ये जो पाई होती है इसकी वैल्यू कितनी बताते हैं हम? ये 22/7 बताते हैं। लेकिन 22/7 रियल में नहीं होती, ये हम लगभग में पाई का मान इतना है। ठीक है। वरना पाई की वैल्यू तो 3.1416 ऐसे करके इन्फिनाइट तक है, पता ही नहीं कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक इस प्रकार है पाई की वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परिमेय कौन सी और अपरिमेय कौन सी है, तो आप झट देसी बता दोगे। इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये कौन सी होगी? अपरिमेय होगी, रैशनल होगी। अब 22/7 P/Q में लिखा हुआ है, तो ये कैसी होगी? ये परिमेय होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जैसे कि साथियों आपने पढ़ा अभी कि पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है। तो नेगेटिव पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? -1, -2 से लेके इन्फिनाइट तक, माइनस की। और पॉजिटिव पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 0, 0 को पॉजिटिव ही में ही काउंट किया जाता है। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक। ठीक है। तो केवल अब हम दो चीज़ जान लेते हैं, दो चीज़ बड़े गौर से मेरी बात है सुनना। एक तो हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वो एक जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक
होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या की अगर बात करें कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, पूर्णांक के जितने भी, जैसे कि 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये जितने भी पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये 0 से शुरू होकर प्लस वाले इन्फिनाइट तक जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, क्योंकि नेचर द्वारा 1 से ही शुरू गिनती मिली थी, 0 की खोज तो बाद में की गई थी, जैसे कि आपको पता है, ठीक है साथियों। अब आगे चलते साथियों, आपने देखा अभी हमने नंबर को वास्तविक और काल्पनिक संख्या के आधार पर विभाजित किया, फिर वास्तविक संख्या को पूर्णांक और दशमलव के विभाजित किया, फिर हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जाना। अब हम संख्या को सम और विषम के आधार पर अगर विभाजित करें तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो सम होती है, ये आप जानते हो, दूसरी विषम होती है। अगर हम किसी संख्या को, सम क्या कहता है कि अगर हम किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करें तो उसका शेष शून्य आए तो वो कैसी संख्या होगी? वो सम संख्या होगी। वहीं अगर हम 2 से विभाजित करें और उसका वो शेष शून्य नहीं आए तो वो कैसी होगी? विषम होगी, ठीक है साथियों। ये थोड़ा ट्रैफिक का डिस्ट्रैक्ट कर देता है माइंड को। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो सम कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, माइनस की भी, माइनस प्लस का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। अगर -2 भी होगी तो कैसी होगी? वो सम होगी। ये बात ध्यान से सुन लेना। 1, 3, 5, 7 इनफिनाइट तक ये क्या होंगी? विषम होंगी। अब बात आती है आपके दिमाग में, जीरो कैसी संख्या है सर? तो मैं आपको जीरो बता दूं, 2 से विभाजित होने पर शून्य क्या आना चाहिए? शेषफल शून्य आना चाहिए। अगर आप 2 से 0 को डिवाइड करोगे, 2 0 0, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो आप अभी तो इस पे संशय चल रहा है कि ये है क्या, शून्य क्या है, पर फिर भी अभी तक अगर एग्जाम में आएगी तो यहाँ पर क्या साबित हो रही है? 0 एक क्या है? सम संख्या है, ठीक है। 0 एक स्पेशल केस है, पर आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम भाज्य और अभाज्य की बात कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे कि संख्याओं को 2 प्रकार से बांटा जा सका है, या तो वो अभाज्य होगी या भाज्य होगी। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो भी संख्या के 2 फैक्टर बने, 2 फैक्टर अगर बनते हैं, कम से कम 2 फैक्टर बने और अधिक से अधिक भी 2 फैक्टर बने, ना तो 2 से कम बने ना 2 से ज़्यादा बने, तो वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 है, 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? यानी कि 2 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो? या तो आप 1 से 2 को डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो फैक्टर तो केवल 2 ही बने। 3 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? तो 1 बन सकता है, या फिर 3 बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही 5 के या तो 1 बन सकता है, 5 बन सकता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं भाज्य की। तो भाज्य का मतलब क्या होता है कि 2 से अधिक, यानी कि एटलीस्ट 3, कम से कम 3 फैक्टर बनने चाहिए। अगर वो, तभी भाज्य के लिए कितने फैक्टर बनने की आवश्यकता है? 3 फैक्टर। जैसे कि 4 हैं, 4 को किससे डिवाइड कर सकते हो? आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। किसी भी संख्या को हमेशा 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हो। 4 को और किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसके कितने फैक्टर बनने हैं? 3 फैक्टर बनने हैं। ऐसे ही 6 है, 6 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 6 से डिवाइड कर सकते हो। इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैं समझता हूँ आपको भाज्य और अभाज्य सी समझ में आ गई होगी। तो एक सिंपल से 2 क्वेश्चन और आप अपने उसमें ऐड कर लो कि एक ऐसी कौन सी सम संख्या है जो भाज्य नहीं है। तो भाज्य नहीं कौन सी है? 2 है, 2 है साथियों। अगर वो पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है साथियों। वो पूछ ले सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो इनमें विषम कौन सी है? 9 संख्या विषम है। तो ये एक सबसे छोटी 9 है जो विषम है भी और भाज्य भी है, ठीक है साथियों। यहाँ तक बात आपको समझ में? सहभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, सहभाज्य जानने से पहले एक डाउट और क्लियर कर लो कि हमने एक को तो लिखा ही नहीं है कि एक क्या होती है। एक को तो हमने लिखा ही नहीं है कि एक किससे वो होती है,
डिवाइड, तो एक के फैक्टर कितने होते हैं? एक एकम एक, केवल एक ही तो फैक्टर पॉसिबल है। अगर इसे भाज्य में जाना है तो कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, और अगर इसे अभाज्य में जाना है तो कम से कम इसके पास दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो केवल एक ही फैक्टर हो रहा है। तो इसलिए ना तो एक भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक के प्रति डाउट क्लियर हो गया आपका सबका? ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब हम जान लेते हैं सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं, उन दो संख्याओं का समूह जिनका HCF एक हो, जिनमें से हाईएस्ट, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि केवल मैक्सिमम चीज अगर कोई कॉमन आ रही हो तो वो एक होनी चाहिए। देखो 3 और 8 है, 3 और 8 से कॉमन क्या कर सकते हो तुम? केवल एक ही तो कॉमन आएगा, क्योंकि हर चीज की गुणा 1 गुणा 3 लिख सकते हो इसे। इसको अगर 8 के तुम फैक्टर करके भी लिखोगे तो 2 गुणा 3 2 गुणा 4 गुणा 4 दूनी 8 गुणा 1, इस प्रकार लिख सकते हो। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? केवल एक ही तो कॉमन आ रहा है। तो ये अगर एक कॉमन आ रहा है तो ये क्या होगी? सहअभाज्य होगी। पर एक बात ध्यान देखिए आपने, ये तो क्या है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य नंबर है, और ये भाज्य नंबर है। 8 भाज्य होता है ना, 4 6 8, 8 भी भाज्य संख्या ही तो होती है। तो देखो ये 3 तो है अभाज्य, 8 है भाज्य, लेकिन जब हम इन दोनों को एक ग्रुप में काउंट करते हैं और हम इनको जानते हैं कि इन संख्याओं का समूह कैसा है, तो ये कैसा समूह? सहअभाज्य, यानी कि ये दोनों मिलके जो है अभाज्य हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को एक तरह से वो करें, मेरा समझाने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है साथियों, कि अगर HCF एक आ रहा है तो वो अभाज्य सहअभाज्य संख्या होंगी, जिन भी दो संख्याओं का HCF एक आ रहा हो। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब जैसे कि 4 और 9, अब देखो 4 भी प्राइम नंबर है, 4 भी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य नंबर है, और 9 भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य नंबर है। फिर भी अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों को HCF क्या आएगा? एक ही आएगा मैक्सिमम, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है इनसे। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोप्राइम नंबर बोलते हैं इन्हें, सहअभाज्य को ही बोलते हैं कोप्राइम। 2 और 5 क्या है? 2 और 5 देखो, 2 भी क्या है? अभाज्य है, 5 भी क्या है? अभाज्य है। तो दो अभाज्य समूह का तो हरदम ही वो होगा, क्या बोलते हैं उसे? कोप्राइम नंबर। देखो क्योंकि इसमें से HCF क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, अब एक और आपको मैं, आप देखो तो 3 और 6 है, आप क्या, अब मैं आपसे पूछूं कि 3 और 6 क्या है? क्या ये कोप्राइम नंबर है? तो आप कहोगे नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा? हाईएस्ट कॉमन निकल जाएगा 3। बात समझ में आ गई? डाउट क्लियर हो गया आपका? ठीक है साथियों, अब मेरे हिसाब से आपको सहअभाज्य संख्या भी समझ में आ गई होंगी कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही हो, वही क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। अब बात कर लेते हैं ट्विंस प्राइम नंबर की। ठीक है, ट्वाइन प्राइम नंबर की। इसका मतलब क्या होता है? 2। प्राइम का मतलब क्या होता है? भाज्य, यानी कि वे दो संख्याओं के ग्रुप, जैसे कि 11 13 जिनके बीच में 2 का गैप हो, 17 19, या 5 7 3 5, ये सब क्या है? ट्वाइन प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम जान लेते हैं कि हम संख्या जान लेते हैं। ये अभाज्यों की संख्या है, प्राइम नंबर। अभाज्यों की इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबरों की संख्या है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ऐसा नुक्ता बता दूंगा, भूलोगे नहीं जिंदगी में। ठीक है, तो प्राइम नंबर 1 से 50 की बात है। तो 1 से 50 को यहाँ पे देखो, मैंने ये डंडा कहाँ से कहाँ तक खींचा? 1 से 5 तक खींचा है, तो आपने ये इतनी लिख दिया, तो कितनी होगी? 1 और 5 के नीचे जो डंडा खींचा है तो कितनी होगी? 15। दिमाग में रहेगी। अब 51 से 100, देखो मैं ये डंडा यहाँ खींच रहा हूँ केवल 10। बात समझ में आ गई? अब 1 से लेकर 100 तक पूछे तो कौन? 15 और 10 25। परफेक्ट नंबर के बारे में, और परफेक्ट नंबर है होता क्या है? तो परफेक्ट नंबर, एक बार मैं फैक्टर के बारे में और बता दूं। जैसे कि मान लो आपको 10 है, अब मैं कहूँ कि 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो 10 का फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा। 10 किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा। 10 किससे कट जाएगा? 5 से भी कट जाएगा। 10 किससे भी कट जाएगा? 10 से भी कट जाएगा।
तो ये सब जो क्या है, ये 10 के फैक्टर हैं। ठीक है साथियों। अब ये परफेक्ट नंबर क्या कहता है? परफेक्ट नंबर ये कहता है कि आप किसी भी संख्या को लो, जैसे आपने ये 10 लिए, तो 10 के जितने भी फैक्टर हैं उनका योग, जैसे कि 1 2 5, इनका योग बशर्ते जो संख्या है उस फैक्टर को छोड़ के, जैसे कि ये 10 है तो 10 को छोड़ के योग किसके बराबर होना चाहिए? इसके ही बराबर होना चाहिए। अगर इसके ये बराबर आ रहा है तो ये परफेक्ट नंबर है, वरना ये परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे कि ये कर दो 3, 3 और 5 8, तो इसका योग कितना रहा? 8। और ये कितना है? 10। तो ये परफेक्ट नंबर है क्या? नहीं है। अब जैसे कि संख्या है 4, 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 4। अब हम जान लेते हैं कि परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो ये क्या है? 4, और ये क्या? 4। तो जो खुद फैक्टर होता है उस फैक्टर को हटा देते हैं और इनका योग करेंगे। 1 + 2 कितना होगा? 3। ये कितना है? 4। तो ये भी क्या नहीं है? परफेक्ट नंबर नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम 6 की। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। ठीक है। हम 6 के बारे में बात करें तो ये 6, ये 6, इसको हम नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ देते हैं। 1 2 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। यहाँ तक बात समझ में आई? 4 है, 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 के बारे में बात कर लेते हैं। 8 का आप क्या फैक्टर करोगे? 1 2 4 8। आप 8 की बात कर रहे हो तो 8 को हटा दो। 1 + 2, ये कर दो 3 4 7। तो ये क्या? परफेक्ट नंबर नहीं है। अब बात कर लेते हैं आप 14 की। 14 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, और क्या फैक्टर होता है? 2, और क्या होता है? 7। 7 से भी तो डिवाइड होता है, और खुद किससे होता है? 14 से। यही तो होता है। तो 2 और 1 3 और 7 10, क्योंकि 14 आपको हटाना होगा। ये 10 बैठ रहा है, 14 बैठ रहा है, तो ये नहीं है। यहाँ तक वीडियो में मैंने संख्या संबंधी जितने भी डाउट आपके मन में हो सकते थे, पूर्णांक, परिमेय, सभी के बारे में A to Z चर्चा की, और साथियों मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की। आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिखना ज़रूर कि आपको इससे फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है साथियों, क्योंकि अगर आपकी किसी भी टिप्पणी से हमें बड़ी खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।